नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी श्री पे। हम सभी तुलसी राम जी की आत्मकथा जो मूर्धहिया है उसका वाचन कर रहे थे। यहाँ तक हम लोगों ने वाचन देख लिया था कि जो लेखक की दादी है, जो बहुत आदर करते हैं दादी को लेखक, और दादी की भी लेखक को, तो वो बहुत बीमार पड़ी हुई हैं और वहाँ पे आते हैं हिंगूहारा। ये भी प्रश्न आपका बन सकता है कि कौन सलाह देता है। जहाँ पहली बार ये जो रूढ़िता थी कि अगर कोई बीमार पड़ता है तो नैया ओझा, यहाँ नैया ओझा बोला गया है, ओझागिरी करवाने के जगह पे डॉक्टर से दिखाने की सलाह किसने दी थी? डॉक्टर से दिखाने की सलाह किसने दी थी? तो वो हिंगूहारा है, जो हिंग बेचने आता है और 1 साल बाद अपना पैसा ले जाकर लेता है। तो जब वही पैसा लेने आया था तब वह हर बार उसकी दादी उसको पैसा देती थी। तो वो पूछा कि वो औरत कहाँ है, तो उन लोगों ने बताया कि वो बीमार है। तब वो उसे देखने गया वो हिंगूहारा, और वो उसे डॉक्टर के पास ले जाने का सलाह देता है। और यह पहली बार हुआ कि जब डॉक्टर के घर पे कोई जब लेखक के घर पे कोई डॉक्टर के यहाँ गया। माफ़ी चाहती हूँ। डॉक्टर ने आगे का वचन देखिए, कुछ इस प्रकार है। डॉक्टर ने दादी को मोटी सुई लगाकर पीने के लिए शीशे के बड़े घड़े से निकालकर एक बड़ी शीशी में लाल घोल दिया तथा साथ में कुछ खुली हुई सफ़ेद टिकिया। दादी को उसी झिंगलंगे पर तुरंत घर वापस लाया गया और 3-4 दिन बाद ठीक होने लगी। उस समय में बहुत प्रसन्न हुआ था। दादी मरने से बच गई और ब्रिस्टोरिया से भरी उस भरुकी को उसने कुछ दिन बाद पुनः जमीन में गाड़ दिया। भरुकी को गाड़ना शायद दादी के लिए नए सिरे से जीने का एक पुनरुद्धोष था। वह हिंगूहारा गांव की याद आने पर आज भी मुझे बहुत याद आता है। उसका नाम और पता कभी किसी को मालूम नहीं था। वह पूछने पर किसी को बताता भी नहीं था। वह धोती कुर्ता पहनता था, सिर पर गांधी टोपी। देखिए, जो हिंगूहारा है वो सिर पर गांधी टोपी उसका जमता था। वह देखने में पुराने कांग्रेसी नेता सीताराम केसरी के बड़े भाई जैसा लगता था। गांव के बच्चे पूरे साल शाम के समय किसी के घर के सामने उसी हिंगूहारे के गाने वाले के लहजे में हिंग परसा खर करा गाकर भागते हुए अपना खूब मनोरंजन करते थे। साल में जब भी एक बार वह गांव में आता, दर्जनों बच्चे उसके साथ होकर घर घर जाते और उसे हिंग का पैसा खर करा गाते सुनकर अति प्रसन्न होते। वह हाथ से सिली हुई छोटी बोरीनुमा टंगने वाली धोकड़ी कंधे पर लटकाए रहता। उसी में वह हिंग और खुद तथा कुछ पुड़िया बांधने वाले कागज रखता था। वसूले गए पैसे को भी वह उसी धोकड़ी में रखता था। उसकी यह जादुई धोकड़ी ठीक वैसी ही होती थी जैसे कि सारंगी बजाकर भजन गाते गांव गांव भीख मांगने वाले गेरुआधारी जोगियों की। ऐसा ही एक जोगी हमारे गांव में साल भर में सिर्फ एक बार आता था। वह भीख लेने से पहले बड़ी सुरीली आवाज में गाता तथा सारंगी बजाते हुए पूरे गांव के चारों तरफ से फेरी लेता, फिर बारी बारी से भीख स्वीकार करता। यह जोगी भी उसी हिंगूहारे की तरह बहुत लोकप्रिय था। एक जोगी हमारे गांव में भी रहते थे। जाति से वे नोनिया थे। देखिए, जाति से वे नोनिया थे। वे गेरुआधारी नहीं वे गेरुआधारी नहीं थे और ना ही भीख मांग के खाते थे। उन्हें लोग राशन आदि पहुंचा देते थे। वे एक सफ़ेद धोती या लुंगी कमर में लपेटकर दोनों खूंटों को आर पार करके गर्दन के ऊपर बांध लेते थे। इसके अलावा वे कुछ और नहीं पहनते। उनकी लंबी लंबी दाढ़ी और सिर पर बड़े बड़े बाल थे। हाथ में वे हमेशा पानी से भरी एक तुमड़ी रखते थे। तुमड़ी सूखी लौकी की जगनुमा टंगने वाली बनी होती थी, जिसे साधुओं का पात्र कहा जाता था। वे हमारे गांव के बाहर उत्तर दिशा के घने जंगल में झोपड़ी बनाकर रहते थे। उनके हाथ में एक लोहे का बड़ा चिमटा भी होता था। वे किस देवता के पुजारी थे यह किसी को मालूम नहीं था। घने जंगल में सुनसान में अकेले रहते हुए उनका फक्कड़ों जैसा अत्यंत निर्भीक जीवन था। उन्हें लोग सिर्फ जोगी बाबा के रूप में जानते थे, किंतु उनका असली नाम रामरजित था। रामाजित था। गांव के लोग अंदाजा लगाकर कहते कि जोगी बाबा भूत पूजक थे। वे हमारी दलित बस्ती में
वे हमारी दलित बस्ती में हफ्ते में सिर्फ एक बार आते थे, किसी पेड़ के नीचे खड़े हो जाते थे। उनकी सबसे बड़ी एक अति रोचक विशेषता यह था कि उनके सामने जिस किसी व्यक्ति के मुंह से जो भी पहला शब्द निकलता था, वे उसी शब्द से 3 सतर वाली कविता तत्काल बनाकर एक विचित्र स्वर की शैली में गाने लगते थे, जैसे किसी के मुंह से निकल गया जोगी बाबा। देखिएगा कि इस जोगी बाबा जो गा रहा है बड़ा ससतिया सहबारा, उनका नाम रामरजीत था। जैसे कि किसी के मुंह से निकल गया जोगी बाबा, वे तुरंत गाने लगते, जैसन कहत बाड़ा जोगी वैसन बढ़त बाड़े रोगी, बड़ा ससतिया सहबाराम, बड़ा ससतिया सहबाराम। इसी तरह किसी के मुंह से निकल पड़ा आंधी आ रही है, जोगी बाबा गाते, जैसन कहत बाड़ा आंधी वैसन मारल गईले गांधी, बड़ा ससतिया सहबाराम, बड़ा ससतिया सहबाराम। किसी के मुंह से दवा शब्द निकला किसी के मुंह से दवा शब्द निकला किसी के मुंह से दवा शब्द निकला तो जोगी बाबा गाते, जैसन कहत बाड़ा दावा वैसन चलत बाड़ी हवा, बड़ा ससतिया सहबाराम, बड़ा ससतिया सहबाराम। इस तरह वे हाजिर जवाबी काव्य के एक अति कुशल कवि थे और हजारों शब्दों को इस विधा में तत्काल पलटने की उनमें अद्भुत क्षमता थी। जोगी बाबा कभी गद्य की बात नहीं करते, शायद उनके जैसा सारी दुनिया में कोई ना हुआ और ना होगा। इस जोगी बाबा की तरह एक अन्य शैली वाला व्यक्ति उसी अस्पताल वाले बरहलगंज बाजार में रहता था। उसका नाम था बंकिया डोम। ये भी बहुत महत्वपूर्ण पात्र है, बंकिया डोम। यहाँ बकिया डोम है, लेकिन ये बंकिया डोम है। बंकिया डोम का परिवार पेशे से बांस के फट्टे चीरकर टोकरी, चंगेरी, डाल, मौनी, कुरई, छिट्टा, दौरी आदि बनाकर बाजार में बेचता था। उसके घर में सुअर भी पाले जाते थे। बंकिया डोम सिंघा नामक वाद्य, याद रखिएगा कि सिंघा नामक वाद्य बजाने, बंकिया डोम जो था वो सिंघा नामक वाद्य बजाने में अद्वितीय था। सिंघा को ही संस्कृत साहित्य में तुर्यनाद कहते हैं। देखिए, तुर्यनाद कहते हैं। बंकिया डोम स्वयं काले लोहे के पतले पत्थर को 3 भागों में अलग अलग गोल गोल मोड़कर सिंघा बनाता था। फिर तीनों को 3 टेढ़े मेढ़े हिस्सों में जोड़कर अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर वाली आकृति खड़ी कर देता था। उसका यह सिंघा कभी 4 फीट ऊंचाई वाला होता था, जिसमें रस्सी बांधकर वह बंदूक की तरह कंधे में लटकाकर चलता था। फरमाइश करने पर वह किसी जगह पर मुंह से फूंककर बजाने लगता था। रात के सन्नाटे में उसके सिंघा की आवाज़ किसी गांव के आसपास के कई गांवों तक सुनाई देती थी। वह उस क्षेत्र के सैकड़ों गांवों में मशहूर था। देखने में बिल्कुल करिया भुजंग लगता था। उसके कंधे पर टंगा हुआ सिंघा आधा बैठे आधा खड़े फन फैलाए सांप की तरह लगता था। वह उस क्षेत्र में तमाम गांवों के सभी प्रमुख लोगों को जानता था। जब भी किसी गांव में किसी व्यक्ति के यहाँ विवाह या मृत्यु भोज जैसे अवसर आते, बंकिया डोम बिना किसी निमंत्रण के वहां अपना सिंघा बजाता पहुंच जाता। उस समय ऐसा लगता था मानो वह युद्ध की तैयारी के लिए रणभेरी बजा रहा हो। हकीकत भी यही थी, वह भोजन के लिए ही युद्ध करता था। वह बैठकर खाता कम था, झोले में भरता ज़्यादा था। इसलिए कई बार घरैता जिसके घर समारोह होता था उससे लड़ जाते थे। यदि किसी ने उसे झोला भरने से मना कर दिया, वह तुरंत वहां से चल देता और अत्यंत तेज गति से फूंक मारकर सिंघा बजाकर रात के सन्नाटे में एक गांव से दूसरे गांव में जाता और घरैता का नाम लेकर चिल्ला कर लोगों से कहता कि उस गांव का वह आदमी अत्यंत कंजूस, टुकड़खोर, चोर, भुक्खड़, मक्खी चूस, भिखमंगा, सरहंग, बेदिल आदि ना जाने क्या क्या है। बंकिया डोम के सिंघा का संगीतीय ध्वनि के साथ उक्त विश्लेषणों द्वारा चरित्र चित्रण का विद्रोही तरीका किसी को भी रातों रात घृणा का पात्र बना देता था। लोग उसके विद्रोह के इस तरीके से बहुत घबराते थे। उसके उल्टे यदि कोई उसे अच्छी तरह खिला दे और झोला भी भरने दे, तो बंकिया डोम ठीक उसी शैली में सिंघा बजाते एक गांव से दूसरे गांव में जाता, उसे अच्छे घरैता का नाम लेकर के चिल्लाता कि अमुक गांव का अमुक व्यक्ति ने खूब खिलाया और वह व्यक्ति बड़ा धनवान, दिलेर, दयालु, भलमानुस, राजा हरिश्चंद्र जैसा आदि आदि है। इस तरह वह रात भर के अंदर अनेक गांवों का चक्कर लगा जाता था। उसके सिंघा के युद्धोन्मादी ध्वनि अक्सर सोए हुए को जगा देती थी। लोग अविलंब समझ जाते कि बंकिया डोम को या तो किसी ने भूखा रखा है या किसी ने खूब खिलाया है। वह हमारे गांव भी अक्सर आया करता था। कभी खाने
और कभी तारीफ करने या फिर किसी की धज्जियां उड़ाने। मैंने बांकिया डोम जैसा तुरमच्ची कहीं और नहीं देखा। उस हिंगूहारा की तरह कई अन्य भी वैसे हमारे गांव में आते थे, जैसे पटहारा जो सीसा, कंघी, सुई, डोरा, टिकुली और मिसी बेचने आता था, चूड़ीहारा जो चूड़ियाँ बेचता था, कपड़हारा जो कपड़े बेचने आता था। ये सभी कुछ न कुछ अजीब स्वर में गाते हुए ही घर घूमनी करते हुए अपना सामान बेचते थे। सभी का अपना अपना एक व्यापारिक संगीत था। यहाँ तक कि कभी कभी जादूगर आता, वह भी अपना डमरू बजाते हुए संगीतमय वार्ताओं में जादू के करतब दिखाता। अपने बंदर बंदरिया के साथ मदारी वाला भी वैसा ही करता, और जब कभी बाइस्कोप वाला आता, वह गा गा कर सारी दुनिया ही दिखा देता था। और जब बाइस्कोप की अंतिम स्लाइड हावड़ा पुल दिखाता तो जोर जोर से गाने लगता, मारे गुंडन से नजरिया गोरिया हबड़ा पुलवा पर ठड़ी। तो गांव के बच्चे झूम उठते। तो आपको ये याद रखना है कि मारे गुंडन से नजरिया गोरिया हबड़ा पुलवा पर ठड़ी कौन गा रहा है, तो बाइस्कोप वाला गा रहा है। एक खास बात यह थी कि सिर्फ कपड़हारा को छोड़कर पैसों के बदले अनाज देकर अन्य फेरी वालों से सामान खरीद लिया जाता तथा जादू तमाशा बाइस्कोप देख लिया जाता था। हमारी दलित बस्ती में बहुत गरीबी थी, पैसा देकर कुछ खरीदना बड़ा मुश्किल पैदा कर देता था, इसलिए सब कुछ अनाज देकर ही लिया जाता था। घर में ढिबरी जलाने के लिए मिट्टी के तेल से लेकर मिर्च मसाला तक अनाज देकर ही खरीदा जाता था। परिणाम स्वरूप अधिकतर दलितों के घर खाद्यान्नों की चक्रीय कमी हमेशा प्रस्तुत होती रहती थी। खास करके बरसात के दिनों में भूखमरी की स्थिति पैदा हो जाती थी। शुरू में जब तेज बारिश से कट चुकी फसलों वाले खेतों में पानी भर जाता तो उनके अंदर बिल बनाकर रहने वाले हजारों चूहे डूबते हुए पानी की सतह पर ऊपर आ जाते थे। गांव के बच्चे तरकुल या खजूर के पत्तों से बनी झाड़ू लेकर उन चूहों पर टूट पड़ते थे और उन्हें मार मार कर ढेर सारा घर लाते। मैं भी अन्य बच्चों के साथ टीन की बाल्टी तथा झाड़ू लेकर जाता और झाड़ू से चूहों को मार मार कर बाल्टी भर जाने पर उन्हें घर लाता। इन चूहों को पहले घर को लोग रहट्ठा यानी अरहर के डंठल जलाकर उस पर खूब सेकते थे। इस तरह चूहों के बाल बिल्कुल जल जाते थे। इसके बाद उन्हें साफ करके बोटी बोटी काट दिया जाता, फिर मसाला डालकर उसका मांस पकाकर खाया जाता था। इस तरह के मैदानी चूहों का मांस बहुत स्वादिष्ट होता था। उन बरसाती कड़की के दिनों में इस प्रकार के चूहे जब तक उपलब्ध रहते, सभी दलित दाल सब्जी के बदले उन्हीं से गुजारा करते थे। बरसाती मछलियाँ भी उन गरीबी में बड़ी राहत पहुँचाती थी, किंतु वे कुछ देर से नदी नालों में उपलब्ध होती थी। जहाँ तक चूहों का सवाल है, वे जौ और गेहूं की बालियां अक्सर काटकर खेतों में ही अपनी गहरी गहरी बिलों में ढेर सारा जमा कर लेते थे। गाँव के मरे जैसे बच्चे उन बिलों को खोदकर उससे बालियां निकाल लेते थे। एक एक बिल से 1 से लेकर 2 किलो तक अनाज निकल जाते थे। चूहों के बिल से निकली हुई बालियों को मुस्कैल कहा जाता था। इन्हें बेचकर हम लोग कौड़ियाँ खरीदकर चिब्बी, एक तरह का जुआ, खेलते थे। इमली की चियाँ यानी बीज भी खरीदते थे, जो जुआ के ही काम आता था। बरसात में एक बड़ी समस्या यह उत्पन्न हो जाती कि लगातार पानी बरसते रहने से सबकी झोपड़ियों का या खपरेल के घरों की बड़ेरों या छज्जों से अनेक जगहों पर पानी चूने लगता था। रात भर लोग एक पतेली या पतेला इधर तो दूसरा उधर, कहीं लोटा किसी तरफ तो कोई थाली कहीं और रखकर टपकते हुए पानी को भर भर कर घरों के बाहर फेंकते रहते थे। प्रकृति की यह करतूत उस गरीबी में भिगो भिगो कर मारती थी। यह सब बड़ा बुरा तथा उबाऊ लगता था। लोग दिन के समय अपने घरों के ऊपर चढ़कर कोई थपुआ इधर सरकाते तो कोई उधर। फिर भी टपकने की समस्या पूर्ण रूप से दूर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता था। जाड़े के दिन खाने पीने के मामले में धान की फसल और गन्ना तैयार होने से काफ़ी हितकारी होते थे, किंतु रातें बड़ी कष्टदायी होती थी। हमारा संयुक्त परिवार बहुत बड़ा था, किंतु घर में एक भी रजाई या कंबल नहीं था। वैसे भी घर के कपड़ों की कमी हमेशा रहती थी। मेरे पिताजी पूरी धोती कभी नहीं पहनते थे, वे एक ही धोती के 2 टुकड़े करके बारी बारी से पहनते। ओढ़ने का कोई इंतजाम न होने से गाँव के लगभग सारे दलित रात भर ठिठुरते रहते। हमारे घर में सोने के लिए जाड़े के दिनों में घर की फर्श पर धान का बोरा अर्थात पुआल बिछा दिया जाता था।
उस पर कोई लेवा या गुदड़ी बिछाकर हम धोती ओढ़कर सो जाते थे। इसके बाद हम मेरे पिताजी पुनः ढेर सारा पुआल हम लोगों के ऊपर फैला देते, फिर स्वयं सोकर अपने ऊपर भी वैसा ही कर लेते थे। जाड़े में ऐसी दुर्दशा पर सबेरा होते ही दलित बच्चे धूप में बैठकर गाते, अर्जुन भीम नकल सहदेवा, ओढ़त ओढ़त लुगरी विधुवत लेवा। देखिए, अर्जुन भीम नकुल सहदेवा, ओढ़त लुगरी विधुवत लेवा। जाड़ा भागने के लिए हम सभी बच्चे एक और गाना गाते, दऊ दऊ धम घम करा सुगवा सलाम करा, तोहरे बलकवन के जड़वत हो। इस तरह हमारी जाड़े की रातें कट जाती थी। वे दिन आज भी जब याद आते हैं तो मुझे लगता है कि मुर्दों सा लेटे हुए हमारे ऊपर नीचे पुआल, ऊपर भी पुआल और बीच में कफन ओढ़े हम सो नहीं रहे, बल्कि रात भर अपनी अपनी चिताओं में जलने का इंतजार कर रहे हों। चाहे जो भी हो, उन दारुण दिनों में भी ग्रामीण जीवन के हर अंग में व्याप्त संगीतीय ध्वनि, चाहे वह उस हिंगुहारे या पटहारे या चूड़ीहारे की हो, या फिर उन जोगी बाबाओं की सारंगी या तुकबंदियों की, या कि उस तुरमची बंकिया डोम की युद्धोन्मादी सिंधे की, इन सब के सहारे हंसते हुए दरिद्रता की धज्जियां उड़ाने में हमें बड़ी राहत की अनुभूति होती थी। इसी दौरान हमारे घर वालों की उस युगांतरकारी मनोकामना के साकार होने का अवसर तब प्रस्तुत हुआ जब खाकी टोपी और वर्दी पहने धुंधरू में लिपटे भाले वाली लाठी को जमीन पर पटकते हुए अंग्रेजों के जमाने वाला डाकिया चिरैयाकोट थाने से विभिन्न गांवों की डाक लेकर हमारी दलित बस्ती में बड़े रुतबे के साथ दाखिल हुआ। उसे देखकर बच्चे अक्सर पुलिस समझ डर के मारे घर में छिप जाते थे। उस दिन वह हमेशा की तरह जोर की हाँक लगाते हुए चिल्लाया, सुभगिया कौन है? चिट्ठी आई है। दलित बस्ती में चिट्ठी किसी की भी हो, वह हमेशा चौधरी के घर होने के नाते हमारे घर उन्हें रखकर चला जाता था। वही अति गुस्सैल नग्गर चाचा ने उस चिट्ठी को सुभगिया के घर ले जाने के लिए कहने से पहले मुझसे कहा, तनी पढ़ी के देख तरे, पढ़ी सकत हुए कि ना। यह घटना सन 1957 की जाड़ों की है, जब मैं तीसरी कक्षा में पढ़ रहा था। मैंने धीरे से पोस्ट कार्ड पर लिखी आधी चिट्ठी पढ़ दी। यह पहला अवसर था जब वे मुझसे बेहद प्रसन्न होकर मेरा हाथ पकड़े स्वयं सुभगिया के घर की तरफ चल पड़े। रास्ते में जो भी मिलता उससे वे बोल पड़ते, हई अब चिट्ठियाँ पढ़ लेता हूँ। सुभगिया हमारी बस्ती में रहने वाले जलंधर नामक बूढ़े दलित की जवान बेटी थी। बड़ी सुंदर थी। कुछ माह पूर्व उसका गौना बिश्राम नामक एक ऐसे युवक के साथ हुआ था जो कलकत्ता के सियालदह स्टेशन के आसपास घोड़े की तरह खींचने वाला ठेला रिक्शा खींचता था। इस ठेले को बंगला में टाना रिक्शा कहते हैं। वह उधर टाना रिक्शा में यात्रियों को बैठाकर दौड़ते हुए गंतव्य स्थल पर पहुंचाया करता था। विश्राम गांव के कुछ अन्य मजदूरों के साथ कलकत्ता के शाम बाजार नामक मोहल्ले में किराए की एक बाड़ी में रहते थे, जिसे वे लोग बासा भी कहते थे। वहीं से वह चिट्ठी आई थी। नग्गर चाचा ने चिट्ठी सौंपते हुए सुभगिया के पिता जलंधर से मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा, ये ही से पढ़वाई लिहा, ई पढ़ी लेला। यह कहकर नग्गर चाचा चले गए। इसके बाद थोड़ा सकुचाती हुई सुभगिया मुझे अलग ले जाकर धीरे से बोली, ओहर चली के चिट्ठियाँ पढ़ दा बाबू। उसकी झोपड़ी के पिछवाड़े एक बड़ा नीम के पेड़ तथा उससे सटी घनी बरसवार थी। वहीं वह मुझे ले गई और चिट्ठी पढ़ने को कहा। उसके नाम से आई यह पहली चिट्ठी पूरी पढ़ी जाने के बाद उसके लिए एक दुर्दांत और दुखांत और मेरे लिए एक आपदा सिद्ध हुई। गनीमत थी कि यह दुखांत आपदा कुछ घंटों तक ही सीमित रही, अन्यथा कुछ अनहोनी भी हो सकती थी। हुआ यह कि वह चिट्ठी कलकत्ते से आने वाली किसी भी अन्य चिट्ठी की तरह एक ही जैसे वाक्य से शुरू होकर अन्य समाचारों के साथ समाप्त हुई थी। पारंपरिक शब्दावली में चिट्ठी की पहली पंक्ति थी, श्री सोस्ती सर्व उपमा जोग खत लिखा विश्राम राम, हलदार बाबू की बाड़ी शाम बाजार कलकत्ता से। शेष चिट्ठी में हालचाल अच्छा बताने के अलावा आवश्यकता की चीज़ों की चाहत के बारे में लिखवाकर बैरन चिट्ठी भेजने तथा
आने वाले जेठ के महीने में गांव वापस आकर सुभज्ञा को कलकत्ता ले जाने आदि की बातें लिखी हुई थी, किंतु चिट्ठी के अंतिम दो पंक्तियां सुनते ही सुभज्ञा पर कहर टूट पड़ा और वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। मैं बिल्कुल डर गया। उसका रोना सुनकर बूढ़े जालंधर बिटिया बिटिया कहते हुए दौड़ पड़े। वहाँ भीड़ जमा हो गई। ना मैं कुछ बता पा रहा था, ना रोने के अलावा कुछ। सुभज्ञा कई औरतें मेरे हाथ में चिट्ठी देखकर ताना मारने लगी। हाय बड़का पढ़वैया भयल हवे, ना जाने का पढ़ी देहले कि ऊ रोई रोई के बेहाल हो गई। मेरे हाथ से चिट्ठी छीनकर जालंधर ब्राह्मणों के टोले की तरफ दौड़े ताकि कोई चिट्ठी को ठीक से पढ़कर सुना दे। वास्तव में हुआ यह था कि नई नई शादी हुई थी। विश्राम को कलकत्ता में अपने क्षेत्र के किसी अन्य युवक ने एक प्यार मोहब्बत वाली 2 लाइन की शायरी लिख कर दी थी, जिसे मैंने भी बड़ा थोड़ा रुक रुक कर किंतु पढ़ा बिल्कुल सही था। वह चिट्ठी के अंत में लिखा था, लिखता हूँ खत खून से, स्याही ना समझना, मरता हूँ तेरी याद में, जिंदा ना समझना। यही शायरी सुनकर सुभज्ञा ने समझा कि उसके पति विश्राम अब जिंदा नहीं है। बाद में जलंधर के पीछे पीछे दलित बस्ती की कई औरतें सुभज्ञा को चुप कराते हुए राम मूरत पाणे के घर गई। पाणे ने हंसते हुए सबको समझाया और शायरी में छिपे मर्म का रहस्य खोला। तब जाकर मामला शांत हुआ, अन्यथा सुभज्ञा के साथ कोई अनहोनी अवश्य हो जाती और मैं एक सिद्धस्त अपशकुन के अलावा कुछ और न बन पाता। सन 1957 का यह वर्ष भारत के लिए 2 महत्वपूर्ण घटनाओं के चलते बहुत चर्चा में रहा। पहली घटना भारत का दूसरा आम चुनाव था और दूसरी थी 1857 के गदर की 100वीं वर्षगांठ। जिस समय आम चुनाव की सरगर्मियां तेज हो रही थी, उस समय बड़े कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। हमारे घर के मुख्य दरवाजे के सामने एक बहुत बड़ा नीम तथा उसके करीब 40 फीट की दूरी पर, माफ़ी चाहती हूँ मैं, उस समय बड़े कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। हमारे घर के मुख्य दरवाजे के सामने एक बहुत बड़ा नीम तथा उसके करीब 40 फीट की दूरी पर एक छोटा बरगद का पेड़ था। नीम के पेड़ के नीचे जाड़ों में प्रतिदिन चैला जलाकर कौड़ा तापा जाता था। गांव के पास के जंगल से रोज पलाश के हरे पेड़ों की डालियां काटकर उन्हें टांगा से चीरकर चैला बनाया जाता था। पलाश का ओदा, कच्चा चैला बड़ी तेजी से जलता था और जलते समय उसमें से पतले लाशा के रूप में एक तरल पदार्थ पिघलने लगता था, जो आग में घी की तरह काम करता था। पलाश के जलने की प्रक्रिया को देखकर दलित बच्चे एक पंक्ति में एक गाना बार बार गाते रहते थे, जो इस प्रकार था, ओदा कांचा जरे परासा, ओदा कांचा जरे परासा। इस कौड़ों के चारों तरफ गोल चक्कर में मेरे पिता के सारे भाई तथा दलित बस्ती के अनेक लोग बैठकर आग तापते थे। वहीं घंटों गांजा का दौर चलता रहता था। वहाँ मेरी पुरानी नौकरी रस्सी की गांठ जलाकर गांजे में चिलम के में भरना भी जारी रहती थी। रात का खाना खाने के बाद गांव के करीब दर्जन भर प्रमुख ब्राह्मण रोज हमारे घर के सामने उस जलते हुए कौड़ों के चारों तरफ बैठ जाते थे और वे चुनाव पर चर्चा शुरू कर देते थे। हमारे क्षेत्र के तमाम ब्राह्मण उस समय की 2 बैलों की जोड़ी चुनाव चिन्ह वाली कांग्रेस पार्टी के महत्वपूर्ण है 2 बैलों की जोड़ी चुनाव चिन्ह वाली कांग्रेस पार्टी के कट्टर समर्थक थे। हमारे गांव के ब्राह्मण भी कांग्रेस के ही समर्थक थे। उन्हें यह अच्छी तरह मालूम था कि मेरे सबसे बड़े चाचा 12 गांव के चौधरी हैं, इसलिए वे सारे दलित उनके ही कहने पर किसी पार्टी को वोट डालेंगे। ब्राह्मणों के मुखिया यमुना पांडे, उनके नेतृत्व में ब्राह्मणों का जत्था चुनाव संपन्न होने के एक दिन पहले तक प्रचार के दौरान रोज उसी कौड़े पर आकर कांग्रेस को वोट देने के लिए कहता था। उस समय हमारे जिले आजमगढ़ में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का बहुत जोर था तथा अधिकतर दलित कम्युनिस्ट उम्मीदवारों को वोट देते थे। मेरे पिताजी अत्यंत धार्मिक होने के कारण हमेशा पूर्वोक्त बाबा हरिहर दास से पूछकर धार्मिक उम्मीदवारों को ही वोट देते थे। मुन्नर चाचा जवाहरलाल नेहरू के भक्त थे। दूसरे नंबर के चाचा है मुन्नर चाचा, जवाहरलाल नेहरू के भक्त थे और वे कांग्रेस को तथा घर गांव में के अन्य लोग प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को वोट देते थे, जिसका सबसे बड़ा कारण यह था कि उसके उम्मीदवार का चुनाव चिन्ह झोपड़ी था।
गांव के दलित अधिकतर झोपड़ियों में ही रहते थे, इसलिए उन्हें इससे अपनत्व की अनुभूति होती थी। मुन्नर चाचा गांव में के पश्चिम में स्थित अमठा गांव के मुरली सिंह नामक एक क्षत्रिय के यहाँ अक्सर जाते आते रहते थे। मुरली सिंह अमठा के मुखिया थे और उनके यहाँ गांजा बिकता था। अतः मुन्नर चाचा कि इसी कारण उनसे काफ़ी दोस्ती हो गई थी। अमठा के एक वकील थे जो रोज़ आजमगढ़ करीब 18 मील दूर साइकिल से कचहरी आते जाते थे। वे शहर के से देश की उड़ती पुड़ती खबरें लाया करते थे। मुन्नर चाचा मुरली सिंह की गांजा दोस्ती के परिणाम स्वरूप उनके माध्यम से काफ़ी खबरें लेकर आते थे और रात में कौड़ा तापते समय सबको बताते। गांव के ब्राह्मण भी उनसे ही कई खबरों को जान पाते थे। अतः मुन्नर चाचा हमारी बस्ती के असली राष्ट्रीय नेता बन गए थे। राजनीति में सभी उनका लोहा मानते थे। कौड़ा के पास चुनाव के दौरान ब्राह्मणों के साथ गांजा का महफिल जमी रहती थी और मैं रस्सी की गांठ जलाते उनकी सारी बहसें ध्यान लगाकर सुनता रहता था। दूसरे दिन ये सारी बातें स्कूल जाकर अन्य बच्चों को बताता था। बच्चे मुझे कहते, ई बड़ा गप्पी हुए। ऐसे ही दिन भर मुन्नर चाचा ने बताया कि ऐसे ही एक दिन मुन्नर चाचा ने बताया कि जवाहरलाल नेहरू रूस से सीख कर आए हैं कि अब भारत में समूहिक खेती और सब कमाई सब खाई। नेहरू जी कारखाना खोलेंगे और 5 ही साल में एक बेर योजना बनाई है, मतलब 5 वर्षीय योजना बनाएंगे। पहले हकबट होई फिर चकबट। उनकी ये बातें मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती थी, खास करके समूहिक खेती। वर्षों बाद जब हाई स्कूल में गया तो समूहिक का भेद सामूहिक खेती के रूप में मैं समझ पाया, किंतु उस समय हकबट और चकबट तथा सब कमाई सब खाई मुझे बहुत अच्छी तरह समझ में आया था। हड़बड़ चट और पट वाला है, अच्छी तरह समझ में आया था तथा यह सब रूस की देन है। यह मेरे जीवन की एक अति विशिष्ट घटना थी, जब मैं जाने या अनजाने में समाजवाद और सोवियत संघ से 8 वर्ष की उम्र में प्रभावित हुआ था। मेरे पिताजी प्रायः कहा करते थे, अधपेटवा खाना बिरही बोल, किसी के लिए सहना मुश्किल होता है। ऐसी परिस्थितियों से गुजरने वाले वातावरण में हकबट और सभी कमाएंगे सभी खाएंगे इतना ज़्यादा मेरे दिल को छू गए थे कि मैं आने वाली सारी जिंदगी में समाजवाद और सोवियत संघ का अंधभक्त बना रहा। इसी चुनाव के दौरान हमारी दलित बस्ती में एक दिन आजमगढ़ के 2 कम्युनिस्ट नेता चंद्रजीत यादव और सुंदर राम पार्टी के लिए आए। हसिया गेहूं की बाली बोली, छोटे छोटे छपे हुए लाल कार्ड वे बच्चों को बांट रहे थे। हसिया गेहूं की बाली एक मुझे भी मिला। मैंने सकुचाते हुए एक कार्ड मांग लिया। उन्हें पाकर मुझे ऐसी अनुभूति हुई कि मानो हकबट हो चुका हो। साथ ही सुरजन राम, जो स्वयं आजमगढ़ के प्रख्यात दलित नेता थे, ने मेरे घर के सामने वाली दीवार पर गेरू से एक विशाल हसिया पर चढ़ी हुई गेहूं की बाली का चित्र बनाकर सबसे पार्टी को वोट देने की अपील की। पास वाले गांव में चले गए। मैं रोज सुबह शाम दीवार पर उस निशान को सामने खड़ा होकर देखता रहता। साथ ही उन दोनों कोड़ों को हमेशा अपने कुर्ते की पॉकेट में रखता था और दिन में 50 बार निकालकर बड़े गौर से हसिया बाली का निशान देखता था। इस प्रक्रिया में महीनों बाद वे दोनों कार्ड फटकर अस्तित्व विहीन हो गए। इन कार्डों के विलुप्त हो जाने पर मुझे बहुत दुख हुआ था और यह दुख उस समय और भी गहरा हो गया जब सुरजन राम उस दीवार पर गेरू से बनाया हसिया बाली के निशान तेज बारिश के कारण धुल गया। इस दौरान हमारे गांव के से कोई 15 मील दूर सोढ़री गांव का सनई नामक दलितों, जो शिव नारायणी पंथ वाले मुनेसर चाचा का चेला था और बॉम्बे की किसी सूती मिल में काम करता था, वह गुरु से मिलने हमारे घर आया। उसने बताया कि लाल झंडे वाला एक नेता डंगरिया है, जो मजदूरों की हड़ताल कराकर मालिकों के नाक में एकदम फायर कर दिया है। उसी का एक संगी नमरिया है, वह भी बड़ा फैरबाज है। मैं वर्षों बाद समझ सका कि वह डांगे को डंगरिया और नम्बूदरी पाद को नमरिया कहता था। सनई द्वारा इस वर्णन ने भी न सिर्फ मेरे अंदर कम्युनिस्ट पार्टी असीम लगाव पैदा किया, बल्कि डांगे के प्रति भी भक्तिभाव भी की। आज का वाचन यहीं तक। मिलते हैं अगली कक्षा में। आशा करती हूँ यह वीडियो आपको लाभान्वित करेगी।